ये फर्स्ट दिखाई अगर दे रहा है फार्मूला, तो फ्लूइड जो चैप्टर को करने से पहले हम लोग को ये सब फार्मूला से फैमिलियर होना है। फर्स्ट फार्मूला है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स परपेंडिकुलर बाई एरिया। कोई भी फोर्स बाई एरिया नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ कैसा फोर्स चाहिए, परपेंडिकुलर फोर्स बाई एरिया चाहिए। ओके, यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसका पिस्टन ऐसे सर्कुलर डिस्क जैसा पिस्टन है इसका, राइट। इस पर किसी ने फोर्स एग्जर्ट किया है, ऐसे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है कोई टेढ़ा, ऐसे वर्टिकल से थीटा एंगल बनाकर फोर्स एग्जर्ट किया गया। तो प्रेशर कितना लिखा जाएगा यहाँ, तो ये फोर्स नहीं लिखना है, इस फोर्स का रिजोल्यूशन करना है मुझे। तो इस फोर्स का कंपोनेंट इधर की तरफ क्या आएगा, एफ कॉस थीटा। अगर एफ इधर लग रहा है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, राइट। तो एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एरिया लिखना है, एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एरिया। समझ में आया ये बात? जल्दी से सब लोग नोट डाउन कीजिए इसको। फोर्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया, ये लेना है। प्रेशर का फॉर्मूला लिख लेंगे, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स, कौन सा फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स। कोई भी फोर्स लिखेंगे तो नहीं चलेगा, सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, इस एरिया पे 90 डिग्री वाला कंपोनेंट लेना है और डिवाइड बाय एरिया लिखना है, एरिया। इज इट क्लियर? सेकेंड, लिक्विड के इनसाइड में आप जाएंगे एच डेप्थ में, ये एच हाइट नहीं है, डेप्थ है, ये सरफेस से एच डेप्थ में अंदर गए तो इस जगह प्रेशर होता है रो जी एच। यहाँ पे रो डेंसिटी है, किसका डेंसिटी है, लिक्विड का डेंसिटी, इसका जो भी लिक्विड है उसका डेंसिटी लेना है। और जितना डेप्थ में आप जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होते जाएगा, रो जी एच। प्रेशर किसका किसका याद रखना है हम लोगों को। वाटर के लिए इसका वैल्यू होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और मर्क्यूरी का डेंसिटी होता है 13,600 kg पर मीटर क्यूब। ये ऐसा यूनिट में डेंसिटी है वाटर का, और सीजीएस यूनिट में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। फर्स्ट फार्मूला हो गया, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स, कौन सा फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया। सेकेंड फार्मूला, प्रेशर लिक्विड के अंदर कितना लगता है, रो जी एच। थर्ड, पास्कल्स लॉ है। पास्कल लॉ क्या है कि आप अगर लिक्विड में, ये लिक्विड आइडियल लिक्विड है, मतलब इनकम्प्रेसिबल है, तो आइडियल लिक्विड में आप प्रेशर एग्जर्ट करेंगे किसी भी एक पॉइंट पे, तो पूरे लिक्विड में वो प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा, पूरा 100% ट्रांसमिट। यहाँ पे अगर आपने 10 पास्कल प्रेशर लगाया तो यहाँ का भी पहले जितना प्रेशर था उससे 10 बढ़ जाएगा, यहाँ का भी, पूरे लिक्विड में हर एक जगह का प्रेशर उतना अमाउंट से इंक्रीज कर जाएगा अगर आपने प्रेशर कहीं पे लगाया तो इस पास्कल लॉ का एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट, एक एप्लीकेशन है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक फोर्स यहाँ पे पिस्टन पे कोई खड़ा है यहाँ पे, तो इसके वेट के कारण एक फोर्स लगेगा इस पिस्टन पे, और उस फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर आएगा फोर्स बाय एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स बाय एरिया यहाँ पे इसने प्रेशर एग्जर्ट किया। अब पास्कल के अकॉर्डिंग जितना प्रेशर यहाँ पे ये एग्जर्ट करेगा, ये पर्सन जो खड़ा है पिस्टन के ऊपर, वही प्रेशर पूरे लिक्विड में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो क्या यहाँ भी जो भी कि एक पिस्टन लगाकर यहाँ कार यानी हैवी ऑब्जेक्ट को रखा है, वो भी ऊपर की तरफ फोर्स फील करेगा। ये प्रेशर जब ऐसे लगाएगा तो यहाँ का लिक्विड भी इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ प्रेशर एग्जर्ट करेगा, और जितना प्रेशर यहाँ इसने लगाया है उतना ही प्रेशर ये इस पर एग्जर्ट होगा इस पॉइंट पे। इस पे प्रेशर कितना लगा था, फोर्स बाय एरिया। जबकि यहाँ का प्रेशर हम देखें तो ये कितने वेट को लिफ्ट कर रहा है, एफ को, तो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है एफ बाई ए, कैपिटल एफ कैपिटल ए मैं यहाँ लिखा। अभी यहाँ पे उतना ही प्रेशर लगा होगा, यहाँ पे जो मैं प्रेशर कैलकुलेट किया है वही होना चाहिए जो इधर से जिसने सेंड किया है। जितना इसने प्रेशर इधर से भेजा है यहाँ पे उतना ही प्रेशर आना चाहिए। तो स्मॉल एफ बाई स्मॉल ए इक्वल्स टू कैपिटल एफ बाई कैपिटल ए, राइट।
दोनों को इक्वल करते ही एफ, ये ए उधर देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा और कैपिटल एफ का वैल्यू आ जाएगा कैपिटल ए बाई स्मॉल ए इंटू स्मॉल एफ, कैपिटल ए बाई स्मॉल ए इंटू स्मॉल एफ। आप देख सकते हैं कि ये कैपिटल ए ज़्यादा है और स्मॉल ए कम है, तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 आने वाला है। और ग्रेटर देन 1 अगर है तो इस कैपिटल एफ का वैल्यू स्मॉल एफ से तो ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि स्मॉल एफ अगर किसी ग्रेटर देन 1 नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी क्वांटिटी में तो और ज़्यादा आ जाता है। जैसे स्मॉल एफ का वैल्यू 10 न्यूटन था और इसको डिवाइड करने पे मान लीजिए 5 आ गया, कैपिटल ए बाई स्मॉल ए ग्रेटर देन 1 नंबर 5 आ गया, तो 10 इंटू 5 50 न्यूटन ये हो जाएगा। मतलब अगर इधर कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगाए तो ये 50 न्यूटन के वेट को लिफ्ट कर सकता है ऊपर की तरफ। तो पास्कल्स लॉ पे बेस्ड ये एप्लीकेशन था, हाइड्रोलिक लिफ्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ हम लोगों का, नेक्स्ट बैरोमीटर बनाया हुआ है। ये बैरोमीटर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करने वाला एक डिवाइस है बैरोमीटर। इसमें ये कंटेनर में मर्क्यूरी फील्ड है और ये पाइप इसके यहाँ पे आप देख रहे होंगे कैपिलरी ट्यूब एक है, इसमें भी मर्क्यूरी पूरा पहले हाथ में ऐसे लेते हैं उसको और पूरा यहाँ तक मर्क्यूरी भर देते हैं पूरा, फिर उसको इसमें डिप करते हैं यहाँ से क्लोज करके और इसमें ऐसे डिप किया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है इधर से। तो ऐसे छोड़ देंगे ना तो ये पूरा यहाँ तक भरा हुआ था, जब ये ऐसे था ऐसे पूरा, जब ये कंप्लीट यहाँ तक मर्क्यूरी भरा हुआ था, फिर इसको ऐसे क्लोज करके इसमें डिप किया और छोड़ दिए तो कुछ इसका फॉल कर जाता है ऊपर से लेवल, मतलब यहाँ तक आकर रुक जाता है। तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे कोई एयर मॉलिक्यूल्स नहीं रहता है यहाँ पे, राइट। अभी ये इतने हाइट तक आके रुक जाता है मर्क्यूरी, पूरा मर्क्यूरी नीचे नहीं गिरता है, लिक्विड पूरा नीचे नहीं गिर पाता है। फिर उसके बाद यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर है ये उतना ही यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि इक्वल लेवल पे सेम प्रेशर होता है सेम लिक्विड में। तो यहाँ भी मर्क्यूरी है, यहाँ भी मर्क्यूरी है, सब मर्क्यूरी है। तो यहाँ पे प्रेशर कितना है? तो इसके बाहर एयर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ए पॉइंट पे एयर लगा रहा होगा प्रेशर। तो ए पॉइंट का जो प्रेशर है वही किसका है? बी पॉइंट का। तो बी पॉइंट पे प्रेशर कितना है? तो इधर तो वैक्यूम है, एटमॉस्फेयर है ही नहीं, इधर क्या है? वैक्यूम। तो यहाँ का प्रेशर कुछ भी नहीं है, ज़ीरो प्रेशर है यहाँ का, ऊपर वैक्यूम क्रिएट किए हुए है। तो अंदर हम यहाँ पे आए तो रोजी एच, लिक्विड में एच डेप्थ जाने पे प्रेशर हो जाता है रोजी एच, तो यहाँ का प्रेशर रोजी एच हो गया। अब ये बोल रहा है कि मेरा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये बोल रहा है लिक्विड की नहीं रोजी एच है, और दोनों इक्वल हॉरिजॉन्टल हाइट पे है। तो दोनों प्रेशर को इक्वल कर देते हैं हम। किसको किसको इक्वल किए? यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर से और इधर से प्रेशर आ रहा है रोजी एच, तो दोनों को मैं इक्वल किया। मर्क्यूरी का डेंसिटी 13,600 जी का लगभग 10 वैल्यू ले लिए, 9.8 होता है लेकिन हम लोग 10 ले सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। और हाइट यहाँ देखा गया तो ये हाइट 76 सेंटीमीटर आया। अगर इसमें मर्क्यूरी भरा हुआ था तो वो हाइट कितना आता है? 76 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में मैं लिखा हूँ 0.76 मीटर। सॉल्व करने पे इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 5 पास्कल आ जाता है। तो अब से याद भी हम लोग को रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल। इज इट क्लियर? नोट डाउन कीजिए इतना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 टू द पावर 5 पास्कल, गॉज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो डिवाइस था इसको हम लोग बोलते थे बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक मेजरिंग डिवाइस को क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। ये मैनोमीटर है। मैनोमीटर अगर किसी कंटेनर में, यहाँ पे स्फेरिकल कंटेनर मैंने लिखा है और रेड से ये सब गैसेस मैंने बनाए हैं। तो अगर किसी कंटेनर में गैसेस हैं और हमको पता करना है कि ये साइड वॉल पे कितना प्रेशर, ऐसे कितना प्रेशर लगा रहा है, ये सब ये गैस के मॉलिक्यूल ये वॉल्स पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, ठीक, इस कंटेनर में इस गैसियस मॉलिक्यूल का कितना प्रेशर है ये पता करना है। तो हम क्या करते हैं, एक पाइप लेते हैं ऐसे यू ट्यूब जैसा, और इसका एक साइड में ये गैस का ओपनिंग रख लेते हैं और इस लिक्विड के दूसरे साइड को ओपन रखा जाता है, एटमॉस्फेयर में फ्री रखा जाता है। तो ये गैस के मॉलिक्यूल इस पे लिक्विड पे फोर्स लगाएंगे ऐसे या प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिसके कारण इधर का लिक्विड का लेवल गिर जाएगा और इधर उठ जाएगा, क्योंकि ये रेड वाले जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं इस पर क्या लगाएंगे? प्रेशर लगाएंगे ये ब्लू वाले लिक्विड के ऊपर, तो जिससे ये लिक्विड का लेवल यहाँ तक उठ गया है।
इससे h हाइट, स्मॉल h हाइट ऊपर है, कितना हाइट ऊपर है h, और ये यहाँ से यहाँ तक y दिया हुआ है, y हाइट यहाँ से यहाँ तक है। अभी मुझे पता करना है कि ये रेड वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका प्रेशर कितना है। तो यहाँ का प्रेशर क्या है, इसके ऊपर एयर है, इसके ऊपर एयर मॉलिक्यूल है ना, तो यहाँ का प्रेशर है PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ, क्योंकि इसके ऊपर हवा है, एयर। H डेप्थ अंदर चले गए तो प्रेशर कितना हो गया, किसी लिक्विड में H डेप्थ अंदर जाते हैं तो प्रेशर ρgh बढ़ जाता है। तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा, इसको P0 बोल देते हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, प्लस ρgh, यहाँ हो गया। अभी यहाँ पे आ जाइए, और y अंदर चले गए, और क्या इससे थोड़ा और इंक्रीज कर जाएगा, ρ0 प्लस ρgh तो यहाँ था ही, यहाँ आने पे प्रेशर हो जाएगा इतना, यानी P0 है, ρ0 नहीं है ये, P0 प्लस ρgh, इसमें और भी कुछ ऐड हो जाएगा, कितना ऐड हो जाएगा, प्लस ρgy। फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, राइट, फिर H डेप्थ और गए इस लिक्विड में, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρgh हो गया। फिर Y डेप्थ और गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρgh प्लस ρgy हो गया, Y और डेप्थ अंदर गए हम लोग तो ρgy भी हुआ। फिर हॉरिजॉन्टल मूव करते समय प्रेशर में वेरिएशन नहीं आता है, लिक्विड में हॉरिजॉन्टल मूव करते समय नहीं आता है, ऐसे ग्रेविटी जिधर होता है उधर मूव करने समय आता है प्रेशर में चेंज। तो यहाँ P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहा, इधर से इधर जाने में इंक्रीज नहीं हुआ। फिर यहाँ से Y हाइट ऊपर जा रहे हैं, तो जैसे नीचे आने समय प्रेशर इंक्रीज होता है, वैसे ही ऊपर की तरफ जाने समय प्रेशर डिक्रीज होता है। तो यहाँ का प्रेशर वापस हो गया P0 प्लस ρgh प्लस ρgy, यहाँ का जो था वो यहाँ का हो गया। अभी उल्टा चल रहा है, अब और ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, कितना कम होगा, तो P0 प्लस ρgh प्लस ρgy तो था यहाँ तक, अब y हाइट ऊपर गए हैं तो माइनस ρgy होगा, तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ का प्रेशर आया P0 प्लस ρgh, कितना आ गया, P0 प्लस ρgh आया। अभी यहाँ का प्रेशर, यानी ये गैसियस मॉलिक्यूल अगर इक्विलिब्रियम में है लिक्विड के साथ, तो जितना ही गैसियस मॉलिक्यूल लगा रहा होगा उतना ही लिक्विड ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा होगा, तो यानी यही प्रेशर के बराबर ये गैसियस मॉलिक्यूल लगा रहा है, क्योंकि लिक्विड के वजह से तो यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रेशर आ रहा है P0 प्लस ρgh, राइट। तो PATM को मैं लिख दे रहा हूँ P0 प्लस ये गॉज प्रेशर कितना आया, ये ρgh जो आया ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक्स्ट्रा जितना आता है उसी को गॉज प्रेशर बोलते हैं हम लोग, और नेट प्रेशर को एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर किसके इक्वल आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये प्रेशर को क्या बोलते हैं, गॉज प्रेशर। सिर्फ अगर पूछेगा कि ये प्रेशर गॉज प्रेशर कितना है, गॉज प्रेशर, तो टोटल प्रेशर जितना आया था या एब्सोल्यूट प्रेशर जितना आया था उसमें से एटमॉस्फेरिक को माइनस कर देंगे, तो जो इधर बचा हुआ प्रेशर है उसी को गॉज प्रेशर बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, गॉज प्रेशर, ये सब क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। सरफेस टेंशन एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे बात कर रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखिए, ये कंटेनर मैंने यहाँ एक बनाया हुआ है और इसमें ये लिक्विड भरा हुआ है, वाटर ही मान लीजिए, वाटर भरा हुआ है इस कंटेनर में। तो जो सरफेस पे लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं, सरफेस एकदम ऊपर वाले मॉलिक्यूल, ये सब सरफेस, ये बीच वाले मॉलिक्यूल नहीं, जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल हैं वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसे होते हैं। स्ट्रेच मतलब जैसे रबर को खींच के रखते हैं इलोंगेट करके, वैसा ये मॉलिक्यूल फील करता है कि ये इलोंगेटेड है, ऐसे इलोंगेटेड फील करता है ये मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे को अट्रैक्ट होकर पास आना चाहता है। जैसे रबर को ऐसे खींच देंगे तो इधर वाला मॉलिक्यूल इधर वाले को खींचेगा, इधर का अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा, दोनों मॉलिक्यूल चाहेंगे कि सिकुड़ कर पास में आ जाएं। तो इधर वाले सब मॉलिक्यूल, इनका नेमिंग मैं कर दे रहा हूँ 1 2 3 4, और इधर वाले का नाम लिख दे रहे हैं ABCD ऐसे। तो ये 1A को, 2B को, 3C को, या यूँ कहें कि C3 को आपस में खींच रहा है एक दूसरे की तरफ। जैसे खींचा हुआ रबर रहता है वो
गेन करने के लिए, अपना वापस शेप गेन करने के लिए खींचता है। तो हमें पता करना है कि ये एक एक मॉलिक्यूल कितना एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है। मतलब सिर्फ हम इंटरेस्टेड हैं कि वन मॉलिक्यूल ए पे कितना लगा रहा है। तो एक मॉलिक्यूल को तो कोई देखा नहीं है आज तक, वो एक्सपेरिमेंट से ही पता चला है कि मॉलिक्यूल का साइज़ क्या होता है ये सब। तो इसीलिए ये सारे मॉलिक्यूल का फोर्स लिख दिया जाता है, फोर्स, और पर यूनिट लेंथ लिख दिया जाता है, ताकि उससे हमको लगभग आइडिया मिल जाए कि पर मॉलिक्यूल कितना फोर्स लग रहा होगा, राइट। तो सरफेस टेंशन को इसलिए फोर्स पर यूनिट लेंथ डिफाइन किया गया। खाली फोर्स ही क्यों नहीं लिख दिया गया कि ये दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच कोई कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा कितना फोर्स है। तो एक पर्टिकुलर लेंथ में पता कर लेगा कि यहाँ से यहाँ तक ये मॉलिक्यूल इतने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पर यूनिट लेंथ लिखने से उसका लगभग आइडिया मिल जाएगा कि दो मॉलिक्यूल के बीच कितना फोर्स लग रहा होगा। उसी बात को इंडिकेट करने के लिए ये नया टर्म डिफाइन किया गया, सरफेस टेंशन। इसका सिंबल एस भी है और टी भी, किसी बुक में टी भी लिखा है, किसी में एस। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हो गया फोर्स बाई लेंथ। सरफेस टेंशन एक फोर्स नहीं है, जबकि ओनली टेंशन मैकेनिक्स में एक फोर्स होता था। खाली टेंशन लिखते थे तो क्या होता था मैकेनिक्स में, एक फोर्स, राइट। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। इसका यूनिट हो गया फोर्स के लिए न्यूटन और लेंथ के लिए मीटर, न्यूटन पर मीटर। फिर से न्यूटन का डायमेंशन, न्यूटन मतलब फोर्स का डायमेंशन ML1T-2, और मीटर के लिए लेंथ लिखते हैं हम लोग लेंथ 1। तो ये लेंथ से लेंथ कैंसिल होकर L 0 आ जाएगा, L का डायमेंशन 0 और मास का डायमेंशन 1 और टाइम का डायमेंशन -2 आया। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला आ गया M1L0T-2। अभी ये डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन में डिफरेंस होता है सब में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें सरफेस टेंशन में मास का डायमेंशन क्या है, तो 1 बोलना है। मतलब ये जो पावर रेज किया हुआ है इसको डायमेंशन बोलते हैं। फिर लेंथ का 0 डायमेंशन है और टाइम का -2 है, तो इन सबको डायमेंशन बोला जाता है, -2, 0 और 1, ठीक। तो मास का डायमेंशन कितना है, तो 1। तो ये 1 हुआ ना डायमेंशन मास का। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, इन सबको एक साथ बोलेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इज M1L0T-2। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया सरफेस टेंशन का। और डायमेंशनल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो लेफ्ट साइड में ऐसे लिख दीजिए, S सरफेस टेंशन ऐसे लिख दीजिए, लेफ्ट साइड में सरफेस टेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में। तो जो ये इक्वेशन बना इसको डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। इधर ये बता रहा है डायमेंशन ऑफ S, और डायमेंशन ऑफ S इक्वल है किसके, M1L0T-2। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। समझ गए होंगे आप डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन में डिफरेंस, और सरफेस टेंशन का ये सब हम लोग निकाले। अभी सरफेस एनर्जी क्या होता है, तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में कब स्टोर होगा, जब कोई वर्क डन करेगा उस पर। जैसे एक स्प्रिंग है मेरे पास और वो नेचुरल लेंथ पे है, तो उसको ऐसे खींच के लंबा कर दें स्प्रिंग को, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, और जितना मैं वर्क करूँगा उतना ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर हो जाएगा एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे एक सरफेस फिल्म यहाँ पे बनाया गया है। ये फिल्म क्या होता है, तो सोप बबल का जो लेयर होता है ना, उसी को फिल्म बोलते हैं। सोप बबल आप देखे होंगे, सोप बबल बनाएंगे तो स्फीयर में एक ऐसे मेम्ब्रेन जैसा बन जाता है और बीच में हवा भरा रहता है सोप बबल में। तो वैसे ही एक अगर आप वायर ऐसे लेकर वायर, और उसका क्लोजिंग एंड ये है, ये तो बाद में मैंने किया है, बस इतना, रेक्टेंगुलर वायर ले लीजिए और उसको डिप करके निकालिए। सोप सॉल्यूशन में डिप करके जब आप निकालेंगे, सोप सॉल्यूशन में आवाज़ आ रही है ना, सोप सॉल्यूशन में डिप करके निकालेंगे। ये मैं इधर से हटा देता हूँ, पहले ऐसे नहीं है, पहले क्या था, खाली रेक्टेंगुलर वायर था ऐसा, देखिए ऐसा, ये ऐसे। तो इसको अगर सोप सॉल्यूशन में इंसर्ट करके निकालते हैं हम लोग, तो इसके ऊपर एक लेयर बन जाता है कि नहीं, ऐसे सोप सॉल्यूशन का एक लेयर पतला सा मेम्ब्रेन जैसा बन जाता है कि नहीं। हाँ, बीच में खाली है, ये बीच में क्या है, हॉल। ये 2 डायमेंशनल फिगर है, 3D फिगर नहीं है, बस वायर है ऐसे, है ना, सिर्फ वायर है और कुछ नहीं है। फ्रेम है, फ्रेम, ये ऐसे फ्रेम है, 4 उसमें लगा हुआ है साइड।
और इसको ऐसे इधर से पकड़कर और सोप सॉल्यूशन में डिप करके निकालते हैं तो इसके ऊपर क्या बन जाता है, लेयर कभी कभी फॉर्म होता है, कभी नहीं भी होता है। तो अगर ये छोटा है, छोटा साइज में है, तो इसके ऊपर आराम से फॉर्म हो जाएगा सोप का मेम्ब्रेन, सोप सॉल्यूशन का। तो उसको हम ऐसे से लिख दे रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे से बना दे रहे हैं, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाता है सोप सॉल्यूशन का। तो अभी क्या होगा, देखिए इसको मैं पकड़ कर ऐसे खींचूंगा तो इधर ये जो इसके ऊपर मॉलिक्यूल 1 2 3 4 ये सब जो मॉलिक्यूल हैं, इनको अंदर वाले मॉलिक्यूल ए बी सी, मतलब इसके नेबरिंग मॉलिक्यूल जो होंगे डी, ये सब आने से रोकेंगे ना। जब मैं ये 1 2 3 को ऐसे रॉड को ऐसे खींचूंगा मॉलिक्यूल को, तो ये ए बी जो है वो 2 को आगे जाने देगा क्या, नहीं जाने देगा, वो रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये 2 को बी खींचेगा, इसको ये खींचेगा अपनी तरफ। तो मुझे एक वर्क, मतलब मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा उसके अगेंस्ट। और अगर मैं इसको किसी तरह से खींच के यहाँ तक ले आया, इस वायर को, जो कि पी क्यू में नाम दे रहा हूँ, तो ये मेम्ब्रेन भी यहाँ तक आ जाएगा। ज़्यादा खींचेंगे तो ये टूट जाएगा, ब्रेक भी कर सकता है। हल्का सा थोड़ा सा खींचना है, बस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खींचना है। ज़ोर से खींचेंगे ये टूट जाएगा मेम्ब्रेन यहाँ पे, ठीक है। धीरे धीरे खींचेंगे एकदम। तो मुझे कुछ तो वर्क करना पड़ा, राइट। जितना मैं वर्क किया ना, उतना इसमें एनर्जी जमा हो जाता है, क्योंकि सरफेस पे जो रहता है ना वो मॉलिक्यूल, वो अंडर टेंशन रहता है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसा रहता है। तो जब मैं इसको स्ट्रेच नहीं किया था, इतना लंबा था, तो सरफेस पे कम ही मॉलिक्यूल थे, मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल थे। और जब मैं खींच के ले आया तो सरफेस एरिया बढ़ गया कि नहीं, तो ज़्यादा नंबर ऑफ सोप सॉल्यूशन के ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे आ गए। वैसे ही जैसे कप में आप चाय रख के पीते हैं, तो कप में कम मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस रहते हैं, बाकी अंदर रहते हैं। और इसी को प्लेट में निकाल देंगे तो क्या ज़्यादा सरफेस पे आ जाता है मॉलिक्यूल, ज़्यादा एरिया कर देने से सरफेस वाले मॉलिक्यूल का संख्या बढ़ जाता है, राइट। तो यहाँ पे भी ज़्यादा एरिया कर दिए तो सरफेस पे पहले इतने ही दूर वाले मॉलिक्यूल थे, अभी इतना लंबा कर दिए तो और भी मॉलिक्यूल सरफेस पे आ गए। और जितना मैं वर्क किया वही इन मॉलिक्यूल्स का एनर्जी बन गया, क्योंकि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होता है उसकी एनर्जी अंदर वाले मॉलिक्यूल से ज़्यादा होती है, क्योंकि सरफेस वाला मॉलिक्यूल स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करता है और अंदर का मॉलिक्यूल सब रिलैक्स रहता है। तो सरफेस एनर्जी बढ़ गया। कितना बढ़ता है सरफेस एनर्जी, तो उसका फॉर्मूला है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। पहले एरिया कितना था, तो पहले एरिया आराम से आप निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल है तो दिस साइड इनटू दिस साइड करने से एरिया मिल जाएगा इनिशियल। और जब इसको खींच के मैं इतना लंबा कर दिया तो क्या ये वाला साइड बढ़ गया और ये साइड नहीं बढ़ा, तो फिर भी एरिया तो बढ़ा ना, ये साइड बढ़ जाने से रेक्टेंगल का, तो एरिया में चेंज आया। तो सरफेस टेंशन इनटू फाइनल एरिया लिख दीजिए, सरफेस पे कितने मॉलिक्यूल हैं उसका, माइनस इनिशियल एरिया। इससे क्या मिल जाएगा कि सरफेस एनर्जी कितना इसमें है, ये भी चेंज इन सरफेस एनर्जी मिलेगा कि आपने जितना वर्क किया वो किसके इक्वल आएगा। मैं वर्क भी लिख दे रहा हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क करेगा उससे सरफेस एनर्जी इसका बन जाएगा। तो ये भी सरफेस एनर्जी नहीं लिखे, इसको भी मैं क्या लिखूँगा, चेंज इन सरफेस एनर्जी, चेंज इन सरफेस एनर्जी, क्योंकि इतना का भी तो पहले से भी सरफेस पे मॉलिक्यूल था कुछ ना कुछ, तो उसका भी सरफेस एनर्जी होगा। तो मेरे वर्क करने से एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी कितना आ गया, चेंज इन सरफेस एनर्जी क्या हुआ, तो जो सरफेस टेंशन होगा सोप सॉल्यूशन का इनटू एरिया में कितने का चेंज आया वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो सरफेस एनर्जी मिल जाएगा। क्लियर हो गया ये सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला। बताइए अभी सरफेस टेंशन जब आप लिखेंगे, यूनिट देखिए, सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ और एरिया का यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर। और ये लेंथ जो था ना, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ स्क्वायर, तो एक लेंथ कट जाएगा तो फोर्स इंटू लेंथ न्यूटन मीटर आ गया कि नहीं, जो कि वर्क के यूनिट के बराबर है। वर्क का भी यूनिट न्यूटन मीटर होता है, एनर्जी का भी न्यूटन मीटर होता है, जिसको जूल भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ सरफेस एनर्जी, चेंज इन सरफेस एनर्जी भी आ गया उसी यूनिट में, जो कि एनर्जी या वर्क का यूनिट होता है। ये आ गया होगा समझ में, मुझे लग रहा है, ठीक है। अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करते हैं। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है,
तो ये लिक्विड में सरफेस मॉलिक्यूल पहले हम ढूंढेंगे कि सरफेस पे लिक्विड का कौन सा पार्ट है। तो सरफेस बोलते हैं जब दो डिफरेंट मीडियम को सेपरेट करे। लिक्विड का जब लिक्विड के मॉलिक्यूल के एक तरफ कोई और मीडियम हो और दूसरे तरफ कोई और मीडियम, तब उसको सरफेस बोलेंगे। जैसे आप कप में चाय रखे हुए हैं, तो यहाँ पे डायग्राम बनाकर मैं दिखाऊं, ये कप है और इसमें रखे हुए हैं वाटर ही रखे हुए हैं मान लीजिए। तो अभी अंदर से आप मूव करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ से मूव किए तो अंदर क्या है, वाटर वाटर वाटर, सब वाटर है। लेकिन जैसे ही यहाँ है उसके इधर एयर मिल गया, बाहर क्या है, एयर। अंदर क्या था, वाटर, बाहर क्या है, एयर। तो दो मीडियम जहाँ अलग अलग हो रहा है तो उसको बोलते हैं कि वो सरफेस मॉलिक्यूल है। तो सरफेस मॉलिक्यूल सबसे ऊपर वाला मॉलिक्यूल। सरफेस एनर्जी में मुझे लग रहा है किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पूरा क्लियर होगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट, दो टेंजेंट मुझे ड्रॉ करना है। लिक्विड, ऐसा लिक्विड कंसीडर करेंगे जो सरफेस पे है, सरफेस पे वो मॉलिक्यूल होना चाहिए। सरफेस मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, तो यहाँ मैं बताया आपको कि जो दो मीडियम को सेपरेट करता हो, ऐसा मॉलिक्यूल जो दो मीडियम को सेपरेट करता हो। तो यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स के बारे में आप सोचिए, इसके एक तरफ तो एयर है और इसके दूसरे तरफ ये वाटर है। तो इन मॉलिक्यूल्स को सरफेस मॉलिक्यूल बोलेंगे कि ये सरफेस पे मॉलिक्यूल है। ये इधर वाले इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए इसके इधर भी वाटर है, ऊपर भी वाटर है, दाएं बाएं सब वाटर ही है, तो उसको सरफेस मॉलिक्यूल नहीं बोला जाएगा। सरफेस मतलब दो मीडियम अलग अलग होना चाहिए। अभी यहाँ पे आ जाइए, देखिए ये अंदर सब लिक्विड भरा हुआ था, पानी मान लीजिए, कोई भी लिक्विड ऐसे भरा हुआ है। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये सब मॉलिक्यूल जो है ना, ये सब ये सरफेस मॉलिक्यूल है। क्यों सरफेस मॉलिक्यूल है सर, क्योंकि इनके एक तरफ वाटर है और दूसरे तरफ एयर है, तो इसीलिए ये सब क्या है, सरफेस मॉलिक्यूल है। और कौन सा सरफेस मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखिएगा, इधर वाले मॉलिक्यूल भी लिक्विड के जो कनेक्टेड है, ये सब कांटेक्ट में है, ये ग्लास के कांटेक्ट वाले, ये भी सरफेस मॉलिक्यूल काउंट होंगे। ये क्यों काउंट होंगे, क्योंकि इन मॉलिक्यूल के एक तरफ वाटर है और दूसरे तरफ ग्लास है, ग्लास या जिस कंटेनर में रखा है उसका मॉलिक्यूल है। तो क्या ये सब मॉलिक्यूल भी दो मीडियम को सेपरेट कर रहे हैं, एक तरफ ग्लास और दूसरे तरफ वाटर, और इनका एक तरफ एयर और दूसरे तरफ वाटर। तो दो टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। टेंजेंट कहाँ बनाना है, सरफेस वाले मॉलिक्यूल पे टेंजेंट बनाना है। तो एक ये सब मॉलिक्यूल सरफेस पे है तो इस पे टेंजेंट बनाइए, और एक ये मॉलिक्यूल सरफेस पे है और इधर ग्लास है और उधर वाटर है, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किए, इन मॉलिक्यूल पे एक टेंजेंट ड्रॉ किए। सरफेस वाले मॉलिक्यूल पे का आउटलाइन ड्रॉ करना, इन्वेलप जैसा ड्रॉ करना है। तो ये और ये रेड वाला और ये ब्लैक वाला दो टेंजेंट हुआ कि नहीं सरफेस वाले लिक्विड पे। इनके बीच में जो एंगल बना, कौन सा एंगल, इन दोनों के बीच में वाटर भी रहना चाहिए, पानी फंसा हुआ रहना चाहिए बीच में। इसी एंगल को एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम है। तो कॉनकेव शेप जब बनता है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम होता है। समझिए कैसे एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाना है, सबको आया समझ में। हमको ढूंढना है कि सरफेस पे लिक्विड के कौन से मॉलिक्यूल हैं और उन मॉलिक्यूल्स पे टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। बस क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट, राइट। अगर दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए तो उन दोनों टेंजेंट के बीच के एंगल को ही एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं हम लोग। है वो 90 से ज़्यादा कब एंगल ऑफ कांटेक्ट आता है, 90 से ज़्यादा कब आएगा, जब ऐसा लिक्विड बन गया है। देखिएगा ऐसा, ये ऐसे कब होता है, जब एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है और कोहेसिव कम। मतलब ये ग्लास नहीं, कोहेसिव ज़्यादा होता है, एडहेसिव कम इसमें, ठीक है। मतलब ये वाटर के मॉलिक्यूल या लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच ज़्यादा फोर्स होता है और ग्लास से उसका कम कांटेक्ट होता है, ग्लास से और इसका कम फोर्स लगता है, यानी एडहेसिव वाला। हाँ, इसमें भी देखिए, इसमें भी एडहेसिव कोहेसिव मालूम कर सकते हैं हम। अगर सेम टाइप के दो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स है तो उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, और दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल, दो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में है तो एडहेसिव। जैसे देखिए यहाँ का मॉलिक्यूल जो होगा, ये इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में, ये मॉलिक्यूल इस पे फोर्स जो लगा रहा है उसको कोहेसिव बोलते हैं, कोहेसिव।
राइट। यहाँ पे जो सरफेस पे मॉलिक्यूल हैं उसके अंदर वाले मॉलिक्यूल इसको ऐसे खींच रहे होंगे ना, सरफेस वाले मॉलिक्यूल को अंदर वाले मॉलिक्यूल जो खींच रहे होंगे, इसको कौन सा फोर्स बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स। और ये ग्लास के कांटेक्ट में भी है। ये मॉलिक्यूल के बारे में अगर आप सोचें, जो सरफेस पे है इसका नाम हम दे देते हैं 1, तो इस 1 को इधर अपने वाला मॉलिक्यूल ए भी बुलाएगा, और जो ग्लास का मॉलिक्यूल है, ग्लास के मॉलिक्यूल का नाम मान लेते हैं हम ए, इसको रख दिए तो इसको बी रख देते हैं नाम ग्लास। तो ये 1 नंबर मॉलिक्यूल ग्लास से भी टच किया हुआ है, और ए तो मॉलिक्यूल में बॉन्ड बनता ही है। तो ये 1 को ए बोल रहा है मेरे पास आ जा, और ये ग्लास बोल रहा है कि तुम मेरे पास आ जा। तो ये जो ग्लास का मॉलिक्यूल है ना बी, वो 1 पे जो फोर्स लगा रहा है उसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं, और खुद इसी का मॉलिक्यूल जो इधर अंदर बुला रहा है उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो जब कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है तो ऐसा कॉन्वेक्स जैसा शेप बन जाता है, मतलब इसका आपस में ज़्यादा अट्रैक्शन है। और जब ये बी उसको खींच लेगा अपनी तरफ, यानी एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा, तो ये ऊपर उठ जाएगा पानी यहाँ का, और ऐसा देखिए पानी के साथ ज़्यादा बॉन्ड बना के ज़्यादा चला जाता है मॉलिक्यूल, तो अंदर मॉलिक्यूल खाली हो जाता है, कम हो जाता है। तो एडहेसिव फोर्स मतलब 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स, और कोहेसिव मतलब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स। क्लियर है? हाँ, तो इसमें अभी फिर से मुझे एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए यहाँ भी 2 लेयर मुझे बनाना है, 2 लेयर, ध्यान से देखिएगा, और उनका कॉमन टेंजेंट, दोनों पे कॉमन टेंजेंट बनाए, कॉमन मतलब अलग अलग टेंजेंट बनाएंगे, उन दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। यहाँ कौन कौन सा लेयर है? तो इधर एयर है और इधर वाटर है, तो ये सब मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे कि ये सब सरफेस मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके एक तरफ हवा मतलब एयर और दूसरी तरफ वाटर या दूसरी तरफ जो भी लिक्विड है, तो ये 2 मीडियम को सेपरेट कर रहे हैं कि नहीं ये सब मॉलिक्यूल। तो इन पे टेंजेंट ऐसे बना दीजिए, ऊपर ऊपर ऐसे टेंजेंट रेड से मैंने बनाया है। दूसरा टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? दूसरा आप सरफेस मॉलिक्यूल ढूंढिए कि सरफेस मॉलिक्यूल कौन है। तो 2 डिफरेंट मीडियम को सेपरेट करने वाले मॉलिक्यूल सब सरफेस का मॉलिक्यूल कहलाएंगे। तो ये सब मॉलिक्यूल सरफेस मॉलिक्यूल है क्या? देखिए इधर वाला सब, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के इधर वाटर है और इधर एयर नहीं, ग्लास है, ग्लास। इधर एयर के कांटेक्ट में थोड़े ये मॉलिक्यूल है, इधर से तो क्लोज है, कंटेनर है इधर। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो कंटेनर और पानी का मॉलिक्यूल, एक तरफ इधर से पानी 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 ऐसे, या कोई लिक्विड है और उधर ग्लास है, तो ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल हो जाएंगे कि नहीं? क्योंकि इनके एक तरफ लिक्विड और दूसरे तरफ वो ग्लास है। तो इन पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ ऐसे करना चाहिए मुझे। तो इनमें भी टेंजेंट ऐसे देखिए ड्रॉ किए हम, ऐसा ड्रॉ कर दिए, एक ये ब्लू वाला और एक रेड वाला, ये दोनों ही सरफेस मॉलिक्यूल पे टेंजेंट है। तो इन दोनों के बीच एंगल जो बन रहा है, कोई बोलेगा कि ये भी तो एंगल बन रहा है सर, लेकिन इधर पानी या लिक्विड नहीं है ना, एंगल किधर बनाना है? जिधर लिक्विड है उस साइड में बनाना है। तो इधर लिक्विड है, तो इस साइड में जो एंगल बन रहा है इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। तो ये 90 से ज़्यादा आ रहा है, इसलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 या ऑब्ट्यूस एंगल होगा यहाँ पे। ठीक है, आप ड्रॉ कर पाएंगे ना एंगल ऑफ कांटेक्ट? अभी आप ध्यान अगर दिए होंगे तो आपको पता होगा कि जब बलून में आप हवा भरते हैं, एयर फिल करते हैं, और एक बड़ा सा बलून आपने बना दिया एयर फिल करके, और उसमें जब आप एक पिन होल करेंगे तो एयर बाहर का एयर अंदर नहीं जाता है, अंदर का एयर बाहर आता है, राइट। इसका मतलब कि जो एयर फिल्ड बलून है उसमें अंदर वाले जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं उसके मेम्ब्रेन पे बलून के, तभी तो जब पिन होल करते हैं तो अंदर से बाहर एयर आता है, यानी अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है और बाहर का कम होता है। तो यानी अंदर के मॉलिक्यूल जो है ना वो ऐसे वॉल पे ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं बाहर के एयर मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में। तो P इनसाइड माइनस P आउटसाइड जो होता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सेस प्रेशर। इसी को क्या बोला जाता है? एक्सेस प्रेशर। क्या एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई भी लिक्विड, वैसे ही लिक्विड ड्रॉप और एयर बबल में भी होता है कि अंदर का जो हवा, उसमें हवा फंसा हुआ है एयर या सोप बबल में, वो ज़्यादा फोर्स लगाता है वॉल्स पे बाहर के कंपैरिजन में।
कितना ज़्यादा लगाता है उसी को एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। उसका डेरिवेशन आने वाला है एग्ज़ाम में, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो कैसे डेरिवेशन इसका करें? तो एक आर रेडियस का मैं कंसिडर किया कि एक एयर बबल या सोप बबल था आर रेडियस का, या लिक्विड का ड्रॉप था, या बलून भी आप मान सकते हैं। तो आर रेडियस का अगर ये है तो आप ध्यान से देखेंगे तो अगर ये अंदर के प्रेशर के कारण ये फैलकर और डी आर रेडियस उसका बढ़ गया, आर रेडियस पहले था और वो बढ़ के रेडियस कितना हुआ डी आर। तो आर से डी आर जब रेडियस हुआ तो एरिया में कितने का चेंज आया? तो फाइनल एरिया लिखेंगे 4 पाई, आर के जगह पर आर प्लस डी आर, नया रेडियस बढ़ के आर प्लस डी आर हो गया है नया रेडियस। तो 4 पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर फाइनल एरिया, और इनिशियल एरिया जब ये आर रेडियस का था उस वक्त इसका एरिया क्या था 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को इसको एक्सपेंड कीजिए ए प्लस बी के स्क्वायर पे, तो 4 पाई था और आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू आर इंटू डी आर, और 4 पाई पहले से है तो कुल मिला के 8 पाई डी आर हो जाएगा। और आर भी एक आएगा क्या? बिल्कुल एक आर भी आएगा, क्योंकि 2ab होता है ना, तो 2 ए के जगह पर आर, बी के जगह पर 2r, और 4 पाई इधर भी है 4 पाई, तो 8 पाई आर डी आर, 8 पाई आर डी आर। ठीक, 8 पाई आर डी आर होगा। डी आर स्क्वायर क्यों लिखा हुआ है? फिर से इसको लिख रहा हूँ मैं, देखिए ध्यान से इसको, ये तो आप समझ गए। एक स्टेप और कर लेते हैं हम लोग। पहले 4 पाई को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, पहले इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर मतलब डी आर स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2r डी आर, इतना हो गया, और माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इनिशियल एरिया, और ये क्या था फाइनल एरिया। अभी 4 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, फिर 4 पाई डी आर स्क्वायर, 4 पाई डी आर स्क्वायर, फिर 4 पाई इंटू 2r, 4 इंटू 2 8 पाई आर डी आर प्लस 8 पाई आर डी आर, और ये वाला माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और ये डी आर बहुत स्मॉल है इसलिए डी आर का स्मॉल और भी स्मॉल होगा डी आर का स्क्वायर, तो इसको नेग्लेक्ट करके हम लोग चलेंगे इस टर्म को, तो सिर्फ 8 पाई आर डी आर बचा यहाँ पे। तो डिफरेंस कितना आया एरिया का? 8 पाई आर डी आर, मतलब ये छोटा स्फीयर और बड़ा स्फीयर जब हुआ तो एरिया इतना आ गया, यानी सरफेस पे मॉलिक्यूल पहले से ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि एरिया बढ़ गया है, राइट। तो एनर्जी कितना इसका बढ़ गया होगा? तो आप सर अभी बताए थे कि एनर्जी में चेंज आता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, तो सरफेस टेंशन T है और एरिया में चेंज 8 पाई आर डी आर आया है, तो क्या इतना एनर्जी बढ़ गया होगा? जब ये एक्सपेंड किया होगा तो ज़्यादा सरफेस पे मॉलिक्यूल आ गए होंगे, तो उनकी एनर्जी में कितने का डिफरेंस आया होगा? इतना एनर्जी बढ़ गया होगा उनका। और अगर अंदर का प्रेशर और बाहर के प्रेशर में डिफरेंस को मैं P एक्सेस लिखूँ तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स क्या आएगा? तो फोर्स होता है सर प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर P एक्सेस है, अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कितना ज़्यादा है P एक्सेस, और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए 4 पाई आर स्क्वायर से, 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया तो बढ़ रहा है लेकिन ये R से DR बहुत कम है, इसलिए मैं लगभग मान रहा हूँ कि ये P एक्सेस का वैल्यू में बहुत कम वेरिएशन आ रहा है, तो P एक्सेस इंटू एरिया में लिख दिया, यानी प्रेशर इंटू एरिया से फोर्स आया और dr डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ dr डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये तो वर्क डन ही देता है। तो वर्क डन कितना करना पड़ा होगा? वो एक्सेस प्रेशर ने कितना वर्क किया होगा? जितना एनर्जी इंक्रीज हुआ, वर्क डन इक्वल होता है चेंज इन एनर्जी के बराबर। तो दोनों को मैं जैसे ही इक्वेट किया तो इससे आप देखेंगे कि 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड हो गया, इधर पहले से था T इंटू 8 पाई आर डी आर, T इंटू 8 पाई आर, और एक डी भी है क्या? राइट, डी भी है, तो ये डी से इस डी को मैं कैंसिल कर दिया हूँ, तो T इंटू 8 पाई आर, T इंटू 8 पाई आर, और इधर से 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड हो गया, 4 से 8 2 टाइम्स, पाई से पाई कैंसिल, और ये आर था और ये आर स्क्वायर, तो एक आर कैंसिल हो गया, तो 2t बाई आर आया। देखिए एक आर ऊपर से कैंसिल हो गया है, 2t बाई आर। तो एक्सेस फार्मूला का जो फार्मूला आया हमारा वो आया 2t बाई आर। ये कब का होता है एक्सेस फार्मूला? एक्सेस प्रेशर लिक्विड ड्रॉप के लिए आता है। अगर एयर बबल हो या सोप बबल हो तो उसमें 2 लेयर होता है, एयर बबल और सोप में 2 लेयर होगा।
कैसे 2 लेयर होगा देखिए, तो उसके लिए फॉर्मूला 40/r आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखिए मैं फिर से यहाँ लिख रहा हूँ 40/r। 2 फॉर्मूला याद रखना है। ये किसके लिए काम करेगा, ड्रॉप के लिए, लिक्विड ड्रॉप, क्योंकि उसमें एक ही लेयर है। कैसे एक लेयर है, ध्यान से देखिए, लिक्विड ड्रॉप में इधर भी पानी, ऐसे पानी रहता है और इधर हवा रहता है, हवा। तो सरफेस मॉलिक्यूल देखते हैं कितना सरफेस मॉलिक्यूल है। अंदर पानी है, पानी ही पानी है, देखिए पानी ही पानी। तो ये मॉलिक्यूल जो हैं वो इसके एक तरफ पानी और दूसरे तरफ हवा, तो एक ही लेयर बन रहा है कि नहीं। सरफेस वाले मॉलिक्यूल एक ही काउंट हो रहे हैं ना, एकदम जो बाहर वाले मॉलिक्यूल हैं वो सरफेस मॉलिक्यूल हैं। फिर से ध्यान से देखिए, ये सब मॉलिक्यूल सरफेस वाले मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि इनके इस तरफ पानी है और इधर हवा है। 2 मीडियम जब अलग अलग होगा तभी सरफेस मॉलिक्यूल काउंट होगा। जबकि सोप सॉल्यूशन का अगर सोप बबल रहता तो सोप बबल में अंदर हवा रहता है और ये सोप सॉल्यूशन होता है, सोप का सॉल्यूशन होता है यहाँ, और बाहर भी हवा होता है। तो अभी देखिएगा कितना लेयर बनेगा, इधर हवा 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 हवा। तो अंदर वाले मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए, तो इस मॉलिक्यूल के इधर हवा है और इस तरफ क्या है, सोप सॉल्यूशन। ये लेयर किसका चढ़ा हुआ है, सोप सॉल्यूशन का लेयर बना हुआ है ना ये। तो इधर अंदर वाले मॉलिक्यूल के अंदर हवा है और इधर सोप सॉल्यूशन का मेम्ब्रेन है। तो ये सेपरेट कर रहा है 2 मीडियम को, सोप सॉल्यूशन को और हवा को। फिर बाहर वाले मॉलिक्यूल भी तो सरफेस मॉलिक्यूल होंगे इसके, क्योंकि बाहर वाले के भी इधर हवा है और इधर क्या है, सोप सॉल्यूशन है। तो ये भी 2 मीडियम को सेपरेट कर रहे हैं और ये भी, तो इसमें 2 लेयर फॉर्म हो जाता है, 2 लेयर। तो इसीलिए इसका डबल आएगा। इसमें चेंज इन एरिया लिखेंगे ना तो 8πr/dr नहीं, इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि 2 सरफेस मॉलिक्यूल हैं, 2 लेयर बनाया हुआ है। तो एक्सेस प्रेशर सोप बबल या एयर बबल में 40/r आता है, और वाटर ड्रॉप है अगर तो उसमें एक्सेस प्रेशर 2T/r आता है। मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा सबको, ये डेरिवेशन। क्या सब किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? तो ये सबको आया होगा समझ में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। कंपैरेटिव एग्ज़ाम में डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला याद रखेंगे लिक्विड ड्रॉप के लिए, और ये एयर बबल या सोप बबल दोनों के लिए 40/r। कंपैरेटिव एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। एक्सेस प्रेशर मतलब अंदर का जो मॉलिक्यूल है वो बाहर की तरफ कितना ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है बाहर वाले प्रेशर के कंपैरिजन में, वो एक्सेस प्रेशर होता है। तो एक्सेस प्रेशर का ये दोनों फार्मूला याद कीजिएगा। इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।